वेलकम बैक टू दिव्य स्टडी चैनल। आज है 9 अक्टूबर 2020। 9 अक्टूबर 2020। अब तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस महीने के या वीक के, हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज to operationalized Sitwe port by March 2020 in which country? भारत सरकार किस देश में मार्च 2020 तक सिटवे बंदरगाह का संचालन करना आरंभ करेगी? सो द आंसर इज सी, म्यांमार। म्यांमार जिसकी जो कैपिटल है वो है नाई पैई ताव। बहुत ही अजीब सा नाम है बट स्टिल इट इज़। और वहाँ की जो करेंसी है वो है क्याट। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ है सिटवे और हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पोर्ट क्यों बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये है म्यांमार, ये है इंडिया, बीच में है बांग्लादेश। ठीक है। तो और सिटवे कहाँ है? सिटवे जो पोर्ट बनने वाला है या फिर जो ये म्यांमार का एक हिस्सा है वो कहाँ है? तो आप देख सकते हैं ये एक जो छोटा सा पर्टिकुलर हिस्सा है ये है सिटवे, जहाँ पे पोर्ट बनेगा, इंडिया बनाएगा जिसे। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हम लोगों को कोलकाता से जो मणिपुर है, सॉरी इट्स मिज़ोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वहाँ तक पहुँचने में हमें आसानी होगी। क्योंकि जब हम ये रूट अपनाते हैं, लैंड रूट अपनाते हैं, जहाँ से कोलकाता से हम जाते हैं, कोलकाता से फिर हमें जाना पड़ता है असम, और असम से हमें फिर यहाँ पूरा इतना लंबा रूट मेघालय से लेकर तब हम यहाँ मिज़ोरम तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत ही लंबा रूट हो जाता है। तो हम इसे कम करना चाहते हैं और हम सी रूट अपनाना चाहते हैं जो कि इधर से बना हुआ है। और हम पहले सिटवे आएंगे और सिटवे से हम लोग इस पोर्ट पर आएंगे और यहाँ से हम लोग आइजोल जा सकते हैं। तो बस ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है ताकि हम लोग अच्छी तरह से अपने देश के सारे हिस्सों में जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। इसीलिए ये सिटवे पोर्ट ऑपरेशनलाइज्ड होगा 2021 में मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, recently Lokayukt of Goa state was in news. The Lokpal and Lokayukt Act was passed in which year? So the answer is 2013। 2013 में जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट था वो पास हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते ही होंगे कि एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट चला था 2011 में, जिसका प्रतिनिधित्व किया था अन्ना हजारे जी ने, जिसके फलस्वरूप 2013 में ये लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट पास हुआ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो लोकायुक्त और लोकपाल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं जो कि प्रधानमंत्री तक से सवाल कर सकती हैं। ठीक है। और लोकायुक्त भी इसी तरह से काम करती हैं। वो किसी भी जैसे कि मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर और जो देखिए लोकपाल स्टेट लेवल पर नहीं सेंट्रल लेवल पे काम करता है, और जो लोकायुक्त हैं वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। अगर हमें स्टेट लेवल पे एक बॉडी बनाई जाती है, लोकायुक्त जिसमें अपॉइंट होते हैं, और जो लोकपाल होते हैं वो सेंट्रल में अपॉइंट होते हैं, तो वो लोग किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये बेसिकली भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था हमारे देश में। इसीलिए अन्ना हजारे जी ने ये कैंपेन भी चलाई थी, तो जिसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी किया था, और फिर ये लोकपाल एक्ट बना। तो जिसमें हम कभी भी किसी भी ऑफिशियल से ये सवाल कर सकते, हम नहीं, ये लोकपाल और लोकायुक्त किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि वो कि उनका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से आया, कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यही था लोकायुक्त और लोकपाल। लोकायुक्त एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, जैसे कि गोवा है। गोवा में जो लोकायुक्त हैं वो बहुत ही खुश नहीं हैं गोवा स्टेट से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो ये काम करना चाहते हैं उसके लिए स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। तो वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, बट वैसे तो उनका रेजिग्नेशन नहीं है, उनकी तो उम्र हो चुकी थी और वो उनका टाइम पीरियड भी ख़त्म हो चुका था, बट स्टिल इट इज़ अ रेजिग्नेशन। So let's see next question. Third question. Recently, the Supreme Court of India has given verdict on Shaheen Bagh protest. Where is the Shaheen Bagh is located? So the answer is
ए दिल्ली, दिल्ली में है शाहीन बाग, साउथ दिल्ली में है शायद, या ईस्टर्न दिल्ली में है। तो हम बात कर लेते हैं जो ये शाहीन बाग है उसके प्रोटेस्ट के बारे में। पहले तो वो CAA के ख़िलाफ़ जो वहाँ की जो महिलाएं थी वो प्रदर्शन कर रही थी और वो वहाँ पे बैठ चुकी हैं, जो कि एक सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे आने जाने में लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है शाहीन बाग में आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, बट एक अधिकार की वजह से हम दूसरा अधिकार नहीं टॉलरेट कर सकते। मतलब आपका जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वहीं दूसरे लोगों का अधिकार है कि वो उस रोड पे या उस रास्ते पे चल सकें। तो इस अधिकार को हम का हनन नहीं कर सकते, तो आप लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है। तो शाहीन बाग की जो बिल्किस बेगम बानो जी हैं, उनकी वो बहुत ही फेमस हुई थी। टाइम्स मैगज़ीन में मोस्ट इन्फ्लुएंसर में उनका नाम आया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है उसमें। और इनका जो कि CAA के ख़िलाफ़ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही थी बिल्किस बानो, इनका भी टाइम्स मैगज़ीन में नाम आया था, ताकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंसर, एज अ इन्फ्लुएंसर ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित लोगों को इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे हम लोग दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की जो कैपिटल, दिल्ली इटसेल्फ इज़ अ कैपिटल। सो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हैं अनिल बैजल जी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन which is fourth question. Here is the fourth question. Recently, which government has announced to establish temporary shelter for migratory bird near the Shambhar Lake? हाल ही में किस सरकार ने सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना करने की घोषणा की है? सो द आंसर इज़ राजस्थान। राजस्थान में है सांभर झील, जिसमें कुछ साल पहले तक जितने भी प्रवासी पक्षी आते थे वो उसमें एक जहर, गर्मियों की वजह से, गर्मी के मौसम में उसमें एक जहर, हाई तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर तापमान चला जाता है, टेम्परेचर चला जाता था, तो वहाँ ऑटोमेटिक एक जहर बनना शुरू हो जाता था इस झील में, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी प्रवासी पक्षी आते थे, माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसी के चलते जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने ये फ़ैसला लिया है। हाँ, उन्होंने फ़ैसला लिया है कि अब जितनी भी प्रवासी पक्षी आएंगे उनके लिए एक शेल्टर, टेम्पररी शेल्टर होगा जहाँ पे वो आके रह सकेंगी, जो सांभर झील के ही पास में है। तो राजस्थान की बात है, तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत। गवर्नर इज़ कलराज मिश्र और वहाँ की कैपिटल है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जस्ट टेक अ लुक ऑफ सांभर झील। हेयर इट इज़। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाइट ये पूरा सॉल्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, सबसे ज़्यादा तो गुजरात में होता है, पर गुजरात के बाद यहाँ पर ही होता है सबसे ज़्यादा सॉल्ट सांभर झील में। ये जो ऊपर वाइट है ये पूरा का पूरा सॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ रिसेंटली केटो डाइट इज़ इन न्यूज़। इट इज़ यूज्ड फॉर विच पर्पस ऑफ हेल्थ। हाल ही में कीटो आहार समाचार में है। इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा वेट लूज़। ये जो कीटो डाइट है ये वेट लूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है, और जितने भी एलीट ग्रुप्स हैं, मतलब कि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलर हस्तियां हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वेट लूज़ करने के लिए। कीटो डाइट जो कि बहुत ही अलग तरह की डाइट है और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जितने भी फैटी लोग होते हैं या जो मोटे लोग होते हैं, उन लोगों की डाइटिंग में, मतलब उन लोगों की जो डाइट होती है, वो लोग उसमें क्या होता है कि जितनी भी प्रोटीन की मात्रा होती है, हमारा जो खाना होता है वो किससे मिला होता है, क्या क्या होता है उसमें, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है और बाकी फ़ैट होता है।
तो जो भी मोटे होने का कारण यही होता है कि जब हमारा सारा प्रोटीन और ग्लूकोज हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही हो और फैट एक अक्यूमुलेट हो रहा हो या फिर इकट्ठा हो जाता हो, तो हमारे अंदर फैट इकट्ठा हो जाता है, तो हम फैटी हो जाते हैं और हमारा फैट ज़्यादा हो जाता है और बाहर आने लगता है, दिखने लगता है। उसी को कहते हैं मोटा होना। तो इस डाइट में क्या कहा गया है कि और हाँ, जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन को कंज्यूम कर लेता है या डाइजेस्ट कर लेता है। बाकी जितना भी फैट होता है वो एज इट इज़ वैसे ही हमारे शरीर में बना रहता है, वो उसे कंज्यूम ही नहीं करता है। और जब हम प्रोटीन खाते हैं सिर्फ तब का खाना हमारा होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब वो कन्वर्ट कर लेता है, बट फैट को छूता तक नहीं है, हमारी बॉडी छूती नहीं है। तो इस डाइट में ये कहा गया है कि अगर हम लोगों की जो डाइट है वो क्या बनाई गई कि आप 90% तक आप फैट कंज्यूम करिए और 6% तक आप कार्बोहाइड्रेट मतलब हाँ प्रोटीन कंज्यूम करिए और 4% आप क्या कंज्यूम करिए, ग्लूकोज। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी को आदत बनेगी कि जब आप अगर प्रोटीन कम लेंगे तो आपकी बॉडी फ़ैट को खाना शुरू कर देगी और इससे जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही जल्दी 2 से 3 वीकों में आपका फ़ैट इतनी जल्दी आपकी शरीर वो कंज्यूम करेगी जिससे आप पतले हो जाएंगे। मतलब ये आपके शरीर को आदत देगी कि वो फ़ैट को कंज्यूम करे। बट इससे क्या होता है, जब हमारा शरीर या हमारी किडनी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है वो अचानक से इतना ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम नहीं कर सकती, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकती और किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं। और इसी कीटो डाइट की वजह से एक बंगाली एक्ट्रेस हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी किडनी फेल हो चुकी थी और अभी हाल ही में इसी वीक में ये हुआ है और उनकी डेथ हो गई इसी कीटो डाइट की वजह से, क्योंकि उनकी किडनी फेलियर हो गई। तो ये बहुत ही डेंजरस है, इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, सो बी केयरफुल फॉर दैट। Next question. 7th question. Recently, Quad Group Foreign Minister meet was held at which place? So the answer is C. Tokyo. टोक्यो में अभी Quad Group Foreign Ministers की बैठक हुई है, मीट हुआ है। तो इसमें जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है USA and जापान। So these are 4 countries which work as a group, ठीक है। तो वो क्वाड होते हैं, जैसे कि क्वालेट्रल है ये सब कुछ। तो हम आगे देख लेते हैं इनकी मीट कहाँ हुई है। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई है कहाँ? टोक्यो में, जापान। Recently, the government of India has built a war memorial at which place to honor soldiers martyred in Galwan clash? हाल ही में भारत सरकार ने गालवान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने के लिए किस स्थान पर युद्ध स्मारक बनाया है? सो द आंसर इज ए इज़ द राइट आंसर, ईस्टर्न लद्दाख। जैसे कि चाइना के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो चाइना ने हमारे जवानों को मार दिया था और वो शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्हें सम्मान देना चाहती है और एक स्थान पर युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है इसी ईस्टर्न लद्दाख पे, ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख अब एक यूटी अलग से बन चुका है। जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो अब वो लद्दाख के अंदर आता है, जम्मू में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th question is, recently Nobel Prize for Chemistry was awarded to 2 female scientists for which purpose? So the answer is A. जीनोम संपादन। इसी के लिए जीनोम संपादन की वजह से 2 वुमेन्स को या फीमेल्स को केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ मिला है। तो चलिए देख लेते हैं उन 2 लोगों का नाम। सो हियर दे आर, इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए टोन्ना। इन दोनों को ही केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2020 मिला है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ 10th क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज?
किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? सो द आंसर इज बी, गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि वो रूरल एरिया को डिजिटलाइज कर सके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप you'll enjoy my video, and please stay connected with me because it is so beneficial for you all students. So do subscribe my channel, share, like and comment also. Thank you for watching.